जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th में एक नए छोटे से टॉपिक पर कि ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से हमें ओम्स लॉ को ड्राइव करना है। कैसे ड्राइव होगा? ओम्स लॉ आप जानते हैं। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल टू आई आर। हमें इसको ड्राइव करना है किसकी हेल्प से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हिसाब से ये ओम्स लॉ कैसे डेरिवेट होगा, हमें इस छोटे से वीडियो में, छोटे से टॉपिक में देखना है। और दूसरा, आप ऑलरेडी जानते हो कि R इक्वल टू क्या होता है? R इक्वल टू होता है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है ना? ये आपका R इक्वल टू होता है। ठीक है, R इक्वल टू इतना नहीं होता है, इसमें एक और करना पड़ेगा, अपॉन ए और करना पड़ेगा नीचे, एरिया। R इक्वल टू क्या होता है? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। ये तुम्हारा R इक्वल टू होता है। जहां पर रो इक्वल टू होता है, इसको आप बोलते हैं रो। इसको इधर बोलते हैं किसको? रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये आपका रो होता है। ठीक है ना? चलो भाई, इसकी हमें इससे मतलब नहीं है, समझाने के लिए बताया था मैं आपको पहले, आप वीडियो में पढ़ चुके हैं इसलिए बताया था मैंने। हमें प्रूफ क्या करना है? V इक्वल टू आई आर। सबसे पहले हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? VD इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। आपने ही पढ़ रखा है, ये आप आगे पीछे कर रखा था। चलो ठीक, कोई बात नहीं, आगे पीछे कर देते हैं। ई टाउ अपॉन एम, ये आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू पढ़ रखा है। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि ई इक्वल टू होता है डीवी ओवर डी आर, तो यहां पे क्या हो जाएगा? V फॉर वेलोसिटी नहीं, यहां पर V पोटेंशियल, और R यहां पर किस में होगा? करंट वायर है, और वायर में लेंथ L से दिखाई थी हमने, ना कि R से। तो क्या हो जाएगा यहां पर? V अपॉन L। यदि मैं वैल्यू प्लेस कर दूं इस जगह पर, तो हम क्या देखते हैं? VD इक्वल टू ई V टाउ अपॉन एम एल। बात समझ में आ गई? इसी क्वेश्चन नंबर हमने 1 बना लिया। अब आप पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो? I इक्वल टू एन ई ए वी डी। आई इक्वल टू एन ई ए वी डी पढ़ चुके आप ऑलरेडी। ठीक है ना? यदि मैं यहां से, समझिए, यहां से मैं V इक्वल टू, हमें V इक्वल टू आई आर करना है, तो यहां से मैं फ्रॉम इक्वेशन वन से मैं V इक्वल टू निकालूं, तो V इक्वल टू हो जाएगा V D M L V D M L अपॉन E टाउ। तो V इक्वल टू निकाल दिया। अब इक्वेशन 1 से हमने V इक्वल टू निकाल दिया, V D M L अपॉन E टाउ। अब देखना भाई, हमें यहां पता लग गया। अब आते हैं इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को हमें V इक्वल टू आई आर लाना, तो यहाँ पे आई चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड V D इक्वल टू क्या होगा? आई अपॉन एन ई ए, आई अपॉन एन ई ए, ये अपॉन में आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में आप पुट करिए इसको। कैसे पुट करेंगे? वी डी गैप पे, तो क्या आ जाएगा? वी भी निकल आया, वी इक्वल टू आई आर चाहिए। ठीक है ना? आई अपॉन एन ई ए अपॉन, सॉरी एम एल और भी इसमें, इनटू एम एल अपॉन ई टाउ। तो सॉल्व करते हैं अगले स्टेप पे, आपको खुद निकल आएगा कि सब कुछ हमारा हो चुका है सॉल्व। देखना भाई, V इक्वल टू कितना हो जाएगा? I, V इक्वल टू आई, ये एन ई ए, क्योंकि जो आपको दिख रहा है अपॉन में है, ये तो अपॉन में है ना,
अपॉन में है NEA, तो जो अपॉन में हो जाएगा NEA, और ई टाउ तो पहले से ही था, इनटू ML। ठीक है, अगले स्टेप पे देखना, ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ A इंटू आई को आगे पीछे थोड़ा कर दिया बस। अब देखो भाई, ये तुम्हारा किसके इक्वल हो गया, रो के, तो V इक्वल टू रो, देखो लिखा हुआ है ना M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, V अपॉन रो इक्वल टू MNE स्क्वायर टाउ, तो जो रो हो जाएगा रो L अपॉन E इंटू आई, और जे रो L अपॉन A किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है, तो V इक्वल टू R इंटू आई, या फिर V इक्वल टू IR। छोटा सा डेरिवेशन ओम्स लॉ का, समझ गए होंगे आप। छोटा सा डेरिवेशन था कि हमने ओम्स लॉ को डेरिवेट कर दिया किसकी हेल्प से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से। ठीक है ना, VD इक्वल टू ई टाउ अपॉन M, E इक्वल टू V अपॉन L, B की वैल्यू पुट की, इक्वेशन में 1 बना दी, I इक्वल टू NE VD हम पढ़ चुके हैं। इन दोनों को कुछ मॉडिफाई किया, नहीं कैसे किया, यहाँ से V इक्वल टू निकाल दिया और यहाँ से VD इक्वल टू निकाल दिया। V इक्वल टू इतना आया और सेकंड इक्वेशन से VD इक्वल टू इतना आया, वैल्यू पुट की, और जब सॉल्व किया तो आप पढ़ चुके थे रो इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, वो लिख दिया, और V इक्वल टू रो L अपॉन A, उसकी वैल्यू हमें पता है कि ये R इक्वल टू होती है, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। वैल्यू पुट करी V इक्वल टू IR, जहाँ पर V या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वायर ऑफ टू एंड, I इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, और R क्या है आपका, R या रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। ठीक है ना, चलिए भाई, छोटा सा डेरिवेशन कर लिया होगा आपने, समझ गए होंगे। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और वो है आपका किरचॉफ लॉ। कौन सा लॉ, किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है ना, इन साइंटिस्ट ने, किरचॉफ ने 2 लॉ दिए थे। एक लॉ दिया था जंक्शन रिलेटेड लॉ और दूसरा दिया था लूप से रिलेटेड लॉ। क्या लॉ है, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ से पहले मैं आपको 2 छोटे सा एक टॉपिक और बताता हूँ जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेजिस्टिविटी रिलेशन विद टेम्परेचर। ठीक है ना, विद टेम्परेचर। अब रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर से याद में क्या रिलेशन है। यदि मैं आपकी याद कहूँ मेटल के लिए, फॉर मेटल, ठीक है ना, फॉर मेटल के लिए रेजिस्टिविटी का क्या रिलेशन है, थोड़ा देखना बेटा। यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये आपका टेम्परेचर रख दिया मैंने x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर मैंने रेजिस्टिविटी रख दिया, तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा था। ठीक है ना, ठीक है। और यदि हम बात करें फॉर नॉन मेटल के लिए, यदि नॉन मेटल के लिए ग्राफ बनाएं तो हमें एक कर्व लाइन मिलती है जो कि इस तरह से मिल रही है। ठीक है ना, कर्व लाइन इस तरह से मिलेगी हमें। ठीक है, एक कर्व लाइन मिलेगी जो कि इस तरह, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गई कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो ओरिजिन हो गया, और ये आपका टेम्परेचर। ठीक है, इस तरह से मिलता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि किसी मेटल को गर्म करने पर क्या होता है, तो मैं आपको एक लाइन लिख देता हूँ, आपके जो एग्जाम में आए वो आप समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में समझाऊंगा कैसे आता है। यदि हम गर्म करते हैं तो हीट करेंगे, हीट द मेटल। यदि हमने किसी मेटल को हीट किया तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, अंदर कौन होंगे, एक पता है मेटल है तो अंदर क्या होंगे उसमें, सर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि खुले में घूम रहे होंगे, क्योंकि मेटल खुद डेंस होता है, मेटल खुद एक डेंस है। ठीक है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन 10 थे अब 20 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी बढ़ेगी गर्म करने पर। तो क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंट कोलिजन,
मैक्सिमम फ्रिक्वेंट कोलिजन, टक्करें बढ़ जाएंगी, ठीक है, कोलाइजन बढ़ेंगी, यानी कि कोलिजन बढ़ेगा, इसका मतलब ये है कि टक्कर बढ़ जाएंगी आपस में। इलेक्ट्रॉन पहले कम थे, अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, टक्कर बढ़ेगी, टक्कर बढ़ गई। अब टक्कर बढ़ गई तो क्या होगा, टाइम कम होगा, कौन सा, रिलैक्सेशन वाला, ठीक है ना। तो टाइम बिटवीन कोलिजन क्या होगा, डिक्रीज। और जब टाइम डिक्रीज होगा बेटा तो कुछ और भी होगा। जब टाइम डिक्रीज होगा तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी डिक्रीज होगा, यानी कि टाउ विल ऑल्सो डिक्रीज, और यदि टाउ डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होगी, वीडी डिक्रीज, और वीडी डिक्रीज होगी तो फाइनली आई करंट बिकम डिक्रीज। अब आपके एग्जाम में होता क्या है, अब आपके एग्जाम में आता है कि हम किसी मेटल को गर्म कर रहे हैं, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको क्या लिखना है, यहां तक लेके आना है, और क्यों वो लिखा था, व्हाट इज द इफेक्ट व्हेन वी हीट अ वायर, व्हाट इज इफेक्ट ऑन इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हेन हीट अ वायर, गिव इट्स रीजन, इसका रीजन भी लिखिए। तो आपको क्या करना है, बस यहां तक लिख देना है, व्हेन वी हीट, पहले लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हैड बीन डिक्रीज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है। अब कैसे कम होती है, व्हेन वी हीट द मेटल मैक्सिमम फ्रीक्वेंट कोलिजन बढ़ जाते हैं। फिर आप लिखेंगे देन टाइम बिटवीन द कोलिजन बिकम डिक्रीज, टाइम कम होता है। फिर आप लिखेंगे टाउ बिकम डिक्रीज, और लास्ट लिखेंगे सो फाइनली वीडी डिक्रीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि व्हाट इफेक्ट ऑन करंट व्हेन वी हीट अ मेटालिक वायर, यदि हमारे पास मेटालिक वायर है तो उसके करंट पर क्या फर्क पड़ेगा, आगे लिखा होगा गिव इट्स रीजन लिखा होगा। तो पहले आप फाइनल लिखेंगे द करंट बिकम डिक्रीज। अब लिखेंगे वाई, क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऐसे, व्हेन वी हीट अ मेटल मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज, टाइम बिटवीन द कोलिजन डिक्रीज, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम यानी कि टाउ बिकम डिक्रीज, एंड वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज, सो फाइनली आई डिक्रीज। ये आपके लिए मैंने एक चार्ट सा बना दिया, जहां तक पूछा जाए वहां तक रोक दीजिए, सब पूछा जाए कि टाउ पर क्या फर्क पड़ता है, तो बस आपको यहां से तक लाना है, हीट मैंने वायर हीटेड मैक्सिमम फ्रीक्वेंट कोलिजन, टाइम बिटवीन द कोलिजन डिक्रीज, एंड टाउ आल्सो डिक्रीज, खत्म कहानी, रीजन आ गया। यानी कि आपको जिस पॉइंट तक पूछा जाए, ऐसे मोस्टली ये 3 पॉइंट पूछे जाते हैं, तो जिस पॉइंट तक पूछा है ऊपर से लिखना शुरू कर देना, यहां तक कर देना, खत्म कहानी, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, एक तो मिल जाएगा कि होता क्या है गर्म करने पर वायर में होता क्या है, और दूसरा क्या मिल जाएगा, उसका रीजन भी मिल गया आपको इसमें, ठीक है। चलिए भाई, ये छोटा सा टॉपिक था जो मोस्टली 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है कि रीजन क्या है, तो आपने वो नोट कर लिया। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट आते हैं आपके किरचॉफ लॉ पे, ठीक है ना। चलिए भाई, किरचॉफ लॉ क्या है आपका, उससे पहले इसको आप, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले ली, डन। यदि स्क्रीनशॉट डन हो गया है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, आई थिंक डन हो गया होगा आपका। चलिए भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका टॉपिक है जंक्शन लॉ और नेक्स्ट है आपका टॉपिक लूप लॉ। और जंक्शन लॉ और लूप लॉ दिए के साइंटिस्ट ने, किरचॉफ ने दिए थे, ठीक है ना। किरचॉफ मैं लिख रहा हूं, स्पेलिंग देख लीजिए, KRICHOFF किरचॉफ्स, एस अपॉस्ट्रोफी एस, और लॉ, किरचॉफ का लॉ, ठीक है ना। किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने 2 लॉ दिए थे, और दोनों ही लॉ इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि आपको कभी रेजिस्टेंस निकालना हो, ठीक है ना, टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो, या फिर आपको ईएमएफ निकालना हो, ठीक है, तब भी हमें जरूरत पड़ती है कि मान लो सेल का ईएमएफ कितना है, ये हम जानते हैं किसे कहते हैं, पता ऑलरेडी था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, 1.5 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, या फिर कितना ही वोल्ट है, ठीक है ना। तो उसको आपको निकालना होगा। तो किरचॉफ ने 2 लॉ दिए थे। पहला लॉ था किरचॉफ का नंबर 1, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं KJL, और नंबर 2 था आपका, मैं भी इसका डिटेल बताऊंगा, दूसरा है KLL। अब आते हैं KGL का शॉर्ट में आपने पढ़ लिया बहुत से, क्योंकि बहुत से लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं। इसका फुल फॉर्म है किरचॉफ
किरचॉफ जंक्शन लॉ। कौन सा लॉ? जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ। और दूसरा है आपका KLL, एल क्या होता है? लूप लॉ। किरचॉफ लूप लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ और किरचॉफ लूप लॉ। जंक्शन से आप ऑलरेडी जानते हो, क्या जानते हो जंक्शन में? जंक्शन में आपने सुना होगा एक ऐसा टर्मिनल जहां पर n नंबर ऑफ रूट्स की ट्रेन्स आती हैं। यही तो अपने पढ़ रखा है जंक्शन, तो सुन रखा है। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन एक ऐसी प्लेस है जहां पर n नंबर ऑफ रूट्स की ट्रेन आती हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, तो पहले नंबर हम वही कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट लॉ कौन सा है? किरचॉफ का कौन सा लॉ? जंक्शन लॉ। अभी नोट भी कर दूंगा, किरचॉफ समझाऊंगा पहले। अभी किरचॉफ जंक्शन लॉ। किरचॉफ जंक्शन लॉ क्या है बेटा? देखना, किरचॉफ ने कहा है किसी जंक्शन पर टोटल एंटरिंग करंट किसके इक्वल होता है? टोटल एग्जिट करंट के इक्वल होता है। यदि मैं कह दूं कि एक जंक्शन है ये वाला, और यहाँ पर करंट एंटरिंग है और कुछ करंट एग्जिट भी है। चलिए भाई, मैं कहता हूँ 3 एम्पियर करंट आ रहा है, 3I करंट आ रहा है यहाँ पर आ रहा है 4I, यहाँ पर आ रहा है 5I, और यहाँ से जा रहा है 2I। तो यहाँ से जा रहा है कितना बताना है? यहाँ से आ रहा है 15I, और यहाँ से जा रहा है 20I। देखो भाई, अब देखना, इस जंक्शन पर मैं छोटा कर देता हूँ, आपको 2I कर देता हूँ इसको, ठीक है? 20 नहीं कर रहा, 2I कर देता हूँ, और इसको 1I कर देता हूँ, क्या 1I। अब ठीक है ना, कैलकुलेशन सरल हो जाएगी आपके। अब इस जंक्शन पर टोटल एंटरिंग करंट कौन सा है? एक तो एंटरिंग करंट जे, दूसरा एंटरिंग करंट जे, तीसरा एंटरिंग करंट जे। डन। कितना एंटरिंग करंट होगा? 4 + 3 7 और 8, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो करंट जो आ रहा है जा रहा है वो कितनी वैल्यू होगी, ठीक है ना, ये पूछा गया है। तो 4 एंटर कर रहा है, 3 एंटर कर रहा है और 1, तो 4 और 4 8 एंटर हो रहा है, ठीक है ना। तो एंटरिंग करंट कितना है? 8I, और लीविंग करंट कितना है? 5 6 7 8 9। ये एंटर कर रहा है, अंदर आ रहा है जंक्शन की तरफ, और जा कितना रहा है? जाने वाला है 9I 5 6 7 8 9। अब पूछा गया है कि जे करंट की वैल्यू कितनी है? तो कुछ जंक्शन लॉ कहता है कहीं पर भी आने वाला करंट और जाने वाला करंट हमेशा बराबर होता है, यानी इससे कितना होगा? 1I होगा, ठीक है ना। अब देखो भाई, चेक कर लेते हैं। 3 और 4 7 8 और 1 9, 9 एंटर कर रहा है, 9I कितना कर रहा है? एंटर कर रहा है, ठीक है। 9I क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। और एग्जिट कितना? लीव कितना कर रहा है? 5 6 7 8 9, 9I लीव कर रहा है, यानी कि ये है आपका किरचॉफ लॉ। किसी जंक्शन है, इस ए जंक्शन की बात करें, किसी जंक्शन पर आने वाले करंट का एल्जेब्रिक सम, आने वाले करंट का सम, एल्जेब्रिक सम सिंपल सम इज इक्वल टू जाने वाले करंट का सम। या फिर दूसरे वर्ड्स में कहें, किसी जंक्शन पर टोटल करंट की वैल्यू 0 होती है। कितनी 0 होती है? सर 7 9 आ रहा है, सॉरी 9 एंटरिंग हो रहा है और 9 लीव कर रहा है, तो कितना हो गया? टोटल 0, ठीक है ना। तो चलिए अब समझ में आ गया हो आपको कि आने वाला करंट और जाने वाला करंट हमेशा बराबर होता है, और इस पर नेट करंट कितना होगा? 0। इन अ जंक्शन सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू, इन अ जंक्शन ठीक है ना। और इसका नाम क्या था किरचॉफ का फर्स्ट लॉ का? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किरचॉफ जंक्शन लॉ। कौन सा लॉ? जंक्शन लॉ। फर्स्ट लॉ कौन सा किरचॉफ का? जंक्शन लॉ। अब जंक्शन लॉ में लिख रहा हूँ यहाँ से, इन अ जंक्शन, किसी जंक्शन पर, द सम ऑफ किसका सम? सम ऑफ करंट कौन सा करंट? आने वाला और जाने वाला, तो एंटरिंग करंट, एंटरिंग करंट एंड
लीविंग करंट, लीविंग करंट, आने वाला और जाने वाला लीविंग करंट, ठीक है ना, इज इक्वल, बात समझ में आ गई। इन अ जंक्शन सम ऑफ करंट एंटरिंग एंड लीविंग करंट, करंट लीविंग इज इक्वल, या फिर दूसरे वर्ड में कहें तो इन अ जंक्शन, मैं दोबारा लिख देता हूं, जंक्शन करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग। इन अ जंक्शन करंट एंटरिंग, मैंने दूसरे वर्ड में जो एनसीईआरटी की लाइन है वही लिख देता हूं, इन अ जंक्शन सम ऑफ करंट entering the junction is equal to the current leaving the junction। तो इन अ जंक्शन, जो एनसीईआरटी की लाइन है, इन अ जंक्शन द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट